ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और पेश आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। राज्यभर में 2300 से अधिक खरीदी केन्द्र बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैज्ञानिकों से कोरोना के टीके और इससे जुड़ी बातों के बारे में लोगों को आसान भाषा में बताने को कहा। राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ जैन को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। और सिखों के प्रथम गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज श्रद्धालुओं ने नदियों में किया पुण्य स्नान। श्रोताओं, कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कल से धान खरीदी शुरू होगी। यह खरीदी 31 जनवरी तक चलेगी। धान खरीदी के लिए राज्य में 2305 केन्द्र बनाए गए हैं। इस वर्ष 257 नए धान खरीदी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। वहीं इस साल धान खरीदी के लिए 21,29,000 से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2.5 लाख से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों से लाए जाने वाले धान पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए सीमावर्ती जिलों की सीमा से लगे खरीदी केन्द्रों में विशेष निगरानी रखने और चेक पोस्ट लगाकर जांच करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि राज्य के भीतर ही एक जिले से दूसरे जिले में धान लाने ले जाने वाले किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए। इस बीच धान खरीदी के लिए किसानों को टोकन वितरण का काम भी जारी है। रायपुर, बिलासपुर सहित सभी जिलों के धान खरीदी केन्द्रों में टोकन लेने के लिए किसानों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी क्षेत्र में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से धान परिवहन के मामले में धान और मक्के से लदे हुए एक ट्रैक्टर को पकड़ा है। बड़े राजपुर ब्लॉक के गमहरी गांव के पास ये कार्रवाई की गई। यह धान ओडिशा से लाया जा रहा था। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले राज्य सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में अवैध रूप से धान परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने गिरदावरी के तहत किसानों की भूमि का रकबा कम कर दिया है। इसकी वजह से किसानों को अपनी पूरी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने में परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर धान खरीदी 1 महीने विलंब से शुरू की जा रही है ताकि किसान मजबूर होकर अपनी फसल खराब होने के डर से इसे बिचौलियों को बेच दे। श्री जायसवाल आज किसान मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए राजनांदगांव पहुंचे थे। प्रदेश में जहां धान खरीदी 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगी, वहीं मक्का खरीदी भी 1 दिसंबर से शुरू होकर 31 मई तक की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लोग संसद से पारित कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों के बारे में कोई गलतफहमी न रखें। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार में ज्यादा और ऊंची दरों पर अपनी फसलें बेची हैं। श्री जावड़ेकर ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी अभी जारी है और मंडियां काम कर रही हैं तथा फसलों की सरकारी खरीद भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना टीके विकसित करने वाली 3 टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की।
ये टीमें पुणे की जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड तथा डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज की है। श्री मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने का टीका बनाने के लिए इन कंपनियों के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। टीके के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों के सामर्थ्य पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों से कहा कि वे विनियामक प्रक्रियाओं और संबद्ध मुद्दों के बारे में अपने सुझाव तथा विचार दें। उन्होंने कंपनियों को परामर्श दिया कि उन्हें टीके और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में सरल भाषा में आम लोगों को जानकारी देने के अतिरिक्त प्रयास भी करने चाहिए। टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संभार तंत्र, परिवहन और कोल्ड चेन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा भी की गई। जिन टीकों के बारे में चर्चा की गई वे सभी परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। इनका विस्तृत डेटा और नतीजे अगले वर्ष की शुरुआत से मिलने की आशा है। प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को सलाह दी कि वे विनिर्माताओं के साथ पूरा सहयोग करें ताकि इनके प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आए और देश तथा दुनिया की जरूरतें पूरी की जा सकें। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव होंगे। मुख्य सचिव आरपी मंडल के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य सरकार ने श्री जैन को यह जिम्मेदारी सौंपी है। श्री जैन 1989 बैच के अधिकारी हैं। श्री जैन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के रहने वाले हैं और उनकी पढ़ाई दल्ली राजहरा से हुई है। वे अविभाजित मध्यप्रदेश में 11वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉपर भी रहे हैं। श्री जैन ने रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वे 2 बार रायपुर जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं। श्री जैन ने आज मुख्य सचिव के रूप में अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। वे राज्य के 12वें मुख्य सचिव बने हैं। राज्य सरकार ने आज सचिव स्तर के 13 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को आवास और पर्यावरण विभाग, जल संसाधन विभाग और छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह डॉक्टर मनेन्द्र कौर द्विवेदी को वाणिज्यकर विभाग से मुक्त करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गौरव द्विवेदी को वाणिज्यकर विभाग का प्रमुख सचिव बनाने के साथ ही योजना, आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा शैला निगार, प्रसन्ना आर, अंकित आनंद, एलेक्स पॉल मेनन, हिमशिखर गुप्ता और तंबोली अयाज के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अन्य अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके अनुसार लोक निर्माण विभाग में पहले से लागू ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली को अब राज्य सरकार के सभी निर्माण विभागों, निकायों, मंडलों और बोर्ड में भी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले के लागू होने से स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सीमित निविदा के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर 20 लाख रूपये तक का कार्य का ठेका मिल सकेगा। निर्माण कार्यों के अनुबंध में 20 लाख रूपये से अधिक के कार्यों में डिप्लोमा इंजीनियर और 1 करोड़ रूपये से अधिक के कार्यों में स्नातक इंजीनियर की नियुक्ति अनिवार्य है। इसमें डिप्लोमा इंजीनियर को 15,000 रूपये प्रतिमाह और स्नातक इंजीनियर को कम से कम 25,000 रूपये प्रतिमाह भुगतान का भी प्रावधान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमित 1273 नए मरीजों की पहचान हुई है। इनमें सबसे अधिक 153 पॉजिटिव मामले रायपुर जिले के हैं। गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही जिले से एक भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं नारायणपुर और बीजापुर जिले से कोरोना संक्रमित एक एक मरीज मिले। प्रदेश में कल 1463 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं कल कोरोना संक्रमण से राज्य में 7 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में राज्य में 20,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इन मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच जाने माने भजन और गजल गायक प्रभंजय चतुर्वेदी ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन, जय जोहार। मित्रों, कोरोना संक्रमण से आज पूरा देश जूझ रहा है, उसके खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऐसे समय में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को जागरूक करने हेतु तथा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। हम सभी को इस जन आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाना है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु हम स्वयं के, अपने परिवार के तथा समाज की सुरक्षा हेतु 3 एहतियाती उपायों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये 3 एहतियाती उपाय, पहला है
कि हम जब कभी बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बनाए रखें। तीसरा, नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन से और पानी से धोते रहें। इन तीनों उपायों को हम अपनाकर कोरोना जैसे संक्रमण की लड़ाई जीत सकते हैं, उसे मात दे सकते हैं। आइए हम संकल्प लें कि इन 3 एहतियाती उपायों को आज हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए तथा समाज के लिए आवश्यक रूप से अपनाएंगे। दोस्तों याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वस्त किया है कि बोधघाट परियोजना की पुनर्वास नीति बस्तर के जनप्रतिनिधियों, किसानों और डुबान प्रभावित लोगों की राय से ही तैयार की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रभावितों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। ये बात मुख्यमंत्री ने बीती रात रायपुर स्थित अपने निवास पर बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के डुबान क्षेत्र से प्रभावित लोगों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह परियोजना बस्तर वासियों के समग्र विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि इंद्रावती नदी के जल का अधिक से अधिक इस्तेमाल बस्तर अंचल में हो, साथ ही इससे किसानों को भी लाभ हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को नए सिरे से तैयार किया गया है। यह प्रतिनिधिमंडल सांसद दीपक बैज की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सांसद फूलोदेवी नेताम और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। गौरतलब है कि बोधघाट सिंचाई परियोजना के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। यह परियोजना 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इंद्रावती नदी पर बनाई जाएगी। इससे दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में 3,66,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई सुविधा सृजित होगी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय ने राज्य सरकार पर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष गुरु घासीदास अलंकरण नहीं देना, शोधपीठ और अंत्यवसायी योजना को बंद करने के साथ गिरौदपुरी में विकास कार्य नहीं कराना राज्य सरकार की अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड में कथित रूप से मानव तस्करी की घटना को संज्ञान में लिया है। उन्होंने कल राजनांदगांव पहुंचकर महापौर हेमा देशमुख और जिले के पुलिस अधीक्षक डी श्रवण सहित अन्य अधिकारियों के साथ इस घटना को लेकर चर्चा की। बाद में डॉक्टर नायक ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट डोंगरगढ़ थाने में दर्ज की गई है और कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बीच मामले की जांच के लिए दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने जांच कमेटी गठित की है। यह जांच कमेटी दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम के नेतृत्व में गठित की गई है। सिखों के प्रथम गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस बार नगर कीर्तन नहीं निकाला गया, साथ ही गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन भी नहीं किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु नानक जयंती पर आम जनता को बधाई दी है। वहीं आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने आज सुबह नदियों में पवित्र स्नान कर भगवान शिव की आराधना की। हालांकि इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए मेलों का आयोजन नहीं किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज तड़के कार्तिक पुन्नी के अवसर पर रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में पुण्य स्नान किया। मुख्यमंत्री नदी के तट पर परंपरागत आरती कार्यक्रम में भी शामिल हुए और दीपदान किया। उन्होंने नदी तट पर स्थित ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। उन्होंने इस मौके पर प्रदेश के विकास और जनता की सुख समृद्धि की कामना की। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आकाशवाणी रायपुर से कल प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बाजार चारभाटा थाने के प्रभारी, उप निरीक्षक सहित 2 आरक्षकों को अवैध रूप से लेनदेन के मामले में मिली शिकायत के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कबीरधाम जिले में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार ने अंजोर रथ को रवाना किया। बिलासपुर में 43वां राउत नाच महोत्सव 5 दिसंबर से शुरू होगा। इस महोत्सव में भाग लेने वाले नर्तक दलों के सदस्यों की कोरोना जांच कराई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम गठित की है।
सरगुजा जिले के लुंड्रा विकासखंड स्थित डकई गांव में बीती रात 5 नकाबपोश आरोपियों ने एक किराना व्यवसायी के बच्चों को कट्टे की नोक पर बंधक बनाकर करीब 5 लाख रूपये नगद राशि और गहने लूट लिए हैं। पुलिस इलाके में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश कर रही है। रायपुर पुलिस ने नशे के कारोबार का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आजाद चौक पुलिस ने इस कार्रवाई में आरोपियों के पास से 400 नग से अधिक प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अभिनेश कश्यप को रायपुर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। राजनांदगांव जिले के पाटेकोहरा जांच चौकी में फर्जी आरटीओ कर्मचारी बनकर वसूली करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा के कल्याणपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई और कोंडागांव के उर्दाबेड़ा थाना क्षेत्र के आलमेर गांव में एक नवजात बच्चे को अगवा करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। राज्य भर में 2300 से अधिक खरीदी केंद्र बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से कोरोना के टीके और इससे जुड़ी बातों के बारे में लोगों को आसान भाषा में बताने को कहा। राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ जैन को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। और सिखों के प्रथम गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज श्रद्धालुओं ने नदियों में किया पुण्य स्नान। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।